गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। वहाँ पे बच्चों एक टॉपिक आपका रहा है मिल्क से रिलेटेड, मिल्क की मार्केटिंग, मिल्क की प्राइजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक बार मिल्क के बारे में पूरा बताऊँगी इसी यूनिट में, फिर मैं वो सारा टॉपिक डिस्कस करूँगी। तो मैं अब नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट यहाँ पे ये अब आपकी है 6th यूनिट है ये, ठीक है। 6th यूनिट में मेनली हमें केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक ही पढ़ना है कि कैसे उनका केयर एंड मैनेजमेंट है। तो उसमें जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, देर आफ्टर मैं आपको मार्क करा दूँगी सिलेबस में कि ये टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। तो स्टार्ट करते हैं। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स, कैसे उनका केयर और मैनेजमेंट किया जाता है। इन अ डेयरी फार्म द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस क्वालिटी मिल्क एंड सेल द सेम विद प्रॉफिट, ठीक है। मेनली हम डेयरी एनिमल्स की केयर कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है कि क्वालिटी मिल्क को डेवलप करना एंड सेल द सेम विद प्रॉफिट। अंडर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स सम routinely activities or operations are carried out to meet this primary object such as selection of animal। mainly इसमें क्या होता है, हमें एनिमल्स का सिलेक्शन करना होता है, उसकी एज एंड वेट डिटर्मिनेशन करना होता है, उनकी हाउसिंग देखनी है कि किस तरह की हाउसिंग हम फैसिलिटी दे रहे हैं। फीडिंग क्या है, केयर एंड फीडिंग इन न्यूली बॉर्न काफ की केयरिंग एंड फीडिंग करना। और मार्केटिंग इन एनिमल्स, क्या मार्किंग इन एनिमल्स में मार्किंग भी की जाती है। तो मेनली जो केयर वाला पोर्शन है उसमें आपको मेनली क्या देखना है, सम रूटीनली एक्टिविटी एंड ऑपरेशंस आर कैरिड आउट टू मीट दिस प्राइमरी ऑब्जेक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट को हमें गेन करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी है कि हमें एनिमल्स का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन उनकी एज के अकॉर्डिंग वेट डिटर्मिनेशन करना है, हाउसिंग करनी है, फीडिंग उनकी क्या है, केयर एंड फीडिंग ऑफ न्यू बॉर्न काफ, और उनकी क्या करेंगे हम, मार्किंग भी करते हैं। तो फर्स्ट पे आती हूँ बच्चों में सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिलेक्शन इज डिफाइंड एज एन process in which certain individual in a population are preferred over other for production next generation। कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं कि वो किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ इज द टूल इन द हैंड ऑफ ब्रीडर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एनिमल्स। ये एक ऐसा टूल होता है जो कि एनिमल्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, बढ़ाता है। सबसे पहले लेती हूँ मैं इंडिविजुअल सिलेक्शन की। इंडिविजुअल सिलेक्शन मैं कैसे कर रही हूँ, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल फिनोटिपिक परफॉर्मेंस। फिनोटिपिक परफॉर्मेंस मैंने पहले पे बताया, बाहर से जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैं देखते हुए बता रही हूँ वो क्या कहलाते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहला रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको जो चेंजेस लाते हैं वो फिनोटिपिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लाते हैं। इज कॉल्ड इंडिविजुअल सिलेक्शन। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इन लाइफ स्टॉक। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है लाइफ स्टॉक को इम्प्रूव करने का। करेक्टर लाइक बॉडी केयर, इसमें मेनली कौन कौन से करेक्टर्स को देखते हुए हम कर रहे हैं, चूज किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि उसका बॉडी का टाइप कैसा है, ग्रोथ रेट कैसी है, आर इवेल्युएटेड डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल एनिमल परफॉर्मेंस। इससे हमें इंडिविजुअल एनिमल परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। तो फर्स्ट तो हमारा है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सेकेंड की बच्चों में बात करती हूँ तो दूसरा है पेडिग्री। पेडिग्री सिलेक्शन। पेडिग्री सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एंसेस्टर। पेडिग्री का मतलब क्या होता है बेटा कि हम एंसेस्टर्स की बात भी अब करते हैं। एंसेस्टर जो उनके पूर्वज होते हैं कि उनकी कैसा है ना बॉडी एंड शेप था, उस अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, या उनमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर हो रहे थे। तो परफॉर्मेंस ऑफ द एंसेस्टर इज कॉल्ड अ पेडिग्री सिलेक्शन। पेडिग्री सिलेक्शन इज वेरी यूजफुल व्हेन द ट्रेड सेलेक्टेड आर हाईली हेरिटेबल, यानी जो भी ट्रेड थे उनमें हेरिटेबल का मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आने की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। इफ अ परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल इज अवेलेबल, द एडिशन ऑफ पेडिग्री इंफॉर्मेशन यूजुअली एड्स लिटिल टू एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल। पेडिग्री सिलेक्शन इज स्पेशली यूजफुल फॉर अर्ली सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। पेडिग्री सिलेक्शन जो हम कर रहे हैं वो कहाँ पे यूजफुल होता है, उनका जो अर्ली सिलेक्शन हम कर रहे हैं वहाँ पे यूजफुल होता है। फॉर अर्ली सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एज इन द केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ यंग बुल फॉर पेडिग्री प्रोजेनी टेस्टिंग। यंग बुल का हम टेस्टिंग करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है पेडिग्री सिलेक्शन। नेक्स्ट आते हैं फैमिली सिलेक्शन पे। फैमिली सिलेक्शन क्या होता है, फैमिली रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एनिमल हैविंग कॉमन जेनेटिक रिलेशनशिप। अब अपन पूरी फैमिली की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंडिविजुअल की बात करी, सेकंड मैंने उनके एंसेस्टर से जो उनका डिफरेंस रहा उसकी बात करी। अब मैं पूरी फैमिली की बात कर रही हूँ कि फैमिली में कॉमन जेनेटिक रिलेशनशिप उनका क्या होता है। जनरली फुल शिप्स and half ships are the most common collateral relatives whose records are often used to estimate the breeds
ब्रीडिंग वैल्यू व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इंक्लूड इन द कैलकुलेटिंग द सिप्स एवरेज परफॉर्मेंस। हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ उनके जो सिबलिंग्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी आपस में जोड़ देते हैं, देन इसको क्या बोलते हैं, फैमिली सिलेक्शन बोला जाता है। बात समझ में आई क्लियरली? ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ सिबलिंग परफॉर्मेंस को भी हमें यहाँ जोड़ना है। तो ये आपका हो गया, हम किस अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फर्स्ट, सॉरी ठीक है, 3 हमने देख लिए, इंडिविजुअल सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, फैमिली सिलेक्शन, एंड फोर्थ होता है प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रोजेनी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोजेनी। प्रोजेनी जो उसका नया बनने वाला जो चाइल्ड होता है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको देख रहे हैं हम। इट इज एस्टिमेटेड ऑफ एन इंडिविजुअल बाय इवेल्यूएटिंग इट्स ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी एक ही बात होती है बच्चों। इट इज वेरी यूजफुल टूल टू इवेल्यूएटिंग ब्रीडिंग वर्थ ऑफ डेयरी कैटल्स फॉर प्रैक्टिकल जेनेटिक consideration the number of unselected daughters studied to evaluate a bull should be between 30 to 50। इसमें मेनली हमने 30 to 50 बुल्स को सिलेक्शन किया है। यूनिफाइड स्टोर सॉरी प्रोजेनी टेस्टिंग की बात कर रही हूँ कि हम इंडिविजुअल से जो उनकी प्रोजेनी बनती है उसके परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखते हैं। इस परफॉर्मेंस में हम क्या कर रहे हैं कि मेनली जो ये टूल होता है वर्थ ऑफ डेयरी कैटल्स के लिए बहुत अच्छा होता है फॉर प्रैक्टिकल जेनेटिक कंसिडरेशन। द नंबर ऑफ अनसेलेक्टेड डॉटर्स जो उनकी होती हैं, अनसेलेक्टेड डॉटर्स स्टडी टू इवेल्युएटेड बुल शुड बी बिटवीन 30 to 50। क्लियर? यूनिफाइड स्कोर कार्ड सिस्टम। अब यूनिफाइड स्कोर कार्ड सिस्टम क्या होता है बच्चों? द यूनिफाइड स्कोर कार्ड सिस्टम गिवन अ गुड इंडेक्स ऑफ डेयरी कंफर्मेशन ऑफ डेयरी एनिमल। कि ये जो कार्ड सिस्टम होता है ये हमें डेयरी कंफर्मेशन दे रहा है डेयरी एनिमल्स की। एनिमल स्कोरिंग बिटवीन 75 मस्ट बी डिस्कार्डेड। जो एनिमल्स जो होते हैं 75 होता है उनका ग्रेड स्कोर, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। क्लासीफाई द काउ बेस्ड ऑन देयर ग्रेड स्कोर एज फॉलोज। क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, जैसे एक्सीलेंट होता है तो 90 अबव होता है, वेरी गुड होता है तो 85 to 90, गुड होता है तो 80 to 89, एक्सेप्टेबल होता है तो 70 to 80 होता है। एक्सेप्टेबल होता है तो 70 to 80, फेयर होता है तो 60 to 70 और पुअर होता है तो 60 बिलो होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था 70 से कम को तो हम वैसे भी डिस्कार्ड कर देते हैं, 75 से कम को। फिर हम आते हैं, ये तो हो गया किस अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन करना होता है एनिमल्स का। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे कि उनकी एज को कैसे डिटरमाइन करते हैं। द एज ऑफ द कैटल इज डिटरमाइंड मेनली बाय द एग्जामिनेशन ऑफ द टीथ एंड लेस परफेक्टली बाय द हॉर्न रिंग और द लेंथ ऑफ द टेल ब्रश। बात समझ में आई? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी टीथ के अकॉर्डिंग, टीथ जो होते हैं उनकी एंड लेस परफेक्टली हॉर्न की रिंग, जो उनके हॉर्न्स होते हैं उनमें जो रिंग्स होती हैं उन रिंग्स के अकॉर्डिंग और टेल ब्रश के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहे हैं हम फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनिमल। सामने से जो दिख रहे हैं एनिमल्स उनके अकॉर्डिंग द एज ऑफ द एनिमल इज सम टाइम डिटरमाइंड बाय द सीइंग आईज, स्किन, उडर्स, टिट्स एक्सेट्रा ऑफ द एनिमल। उनकी आइज को देखते हुए, स्किन को, उडर्स और टिट्स को देखते हुए हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हुफ ऑफ द एनिमल्स। एज द एनिमल गेट ओल्डर इन एज, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता चला जाता है, द साइज ऑफ द हुफ ऑल्सो इंक्रीज एंड दे बिकम रफर। उनका जो हुफ होता है उसका साइज जो होता है और बढ़ता चला जाता है और रफ होता चला जाता है। दिस मेथड इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट आते हैं हॉर्न मेथड। हॉर्न मेथड जो है वो क्या होता है, नेक्स्ट आ रही हूँ बच्चों में हॉर्न मेथड पे। हॉर्न मेथड क्या होते हैं? समटाइम द एज इज डिटरमाइंड बाय सीइंग द नंबर ऑफ रिंग ऑन द हॉर्न। हॉर्न में कितनी रिंग्स होती हैं उस अकॉर्डिंग हम इसकी एज डिटरमाइन करते हैं। एट 10 और 12 मंथ ऑफ द फर्स्ट रिंग अपीयर। सबसे पहले 10 और 12 मंथ में एक रिंग अपीयर होती है। एट द 12 मंथ 2 रिंग
and the second and so on. But the 5th year the 3 first ring are indistinguishable, and at the 8th year all the rings. Every year one ring is formed on the horn. हर साल जो होती है वो एक रिंग बनती है, तो एज हम डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ रिंग ऑफ द हॉर्न प्लस 2, ठीक है। इस अकॉर्डिंग उसकी एज को डिटरमाइन करते हैं होती हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अब मैं बताती हूँ टीथ मेथड क्या होता है। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज इन एनिमल्स। द टेम्पररी टीथ आर इन पार्ट इरप्टेड एट बर्थ, ठीक है, एंड ऑल द इंसीजर्स आर इरप्टेड इन 20 डेज। ये कह रहा है टेम्पररी टीथ जो होते हैं वो स्टार्टिंग में इरप्ट हो जाते हैं, और उनमें से जो होते हैं इंसीजर जो होते हैं कम्प्लीटली इरप्ट हो जाते हैं। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पेयर्स ऑफ टेम्पररी मोलर्स आर इरप्टेड इन 30 डेज। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मोलर भी जो होता है 30 डेज में इरप्ट हो जाता है। हैव ग्रोन लार्ज इनफ टू टीथ ईच अदर बाय द 6 मंथ। टेम्पररी इंसीजर और मिल्क टीथ आर स्मॉलर देन द परमानेंट इंसीजर। देखो बच्चों, नॉर्मली लाइफ में 2 टाइप ऑफ टीथ रहते हैं, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ को मिल्क टीथ भी कहते हैं। हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में भी टेम्पररी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। बच्चों को बोलते हैं दूध के दांत जो होते हैं उनके गिर जाते हैं और फिर नए दांत आते हैं। सेम यहाँ पे मैं टेम्पररी टीथ की बात बता रही हूँ तुम्हें कि जो ये काफ होते हैं इनमें क्या होता है, स्टार्टिंग में इंसीजर गिरना स्टार्ट होते हैं, देयर आफ्टर क्या होता है मोलर्स गिर रहे हैं, उनके धीरे धीरे मोलर्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन टीथ को ये क्या नाम दे रहा है, टेम्पररी टीथ नाम दे रहा है। फिर आता है कैटल्स हैव 32 टीथ। कैटल्स के पास कितने टीथ होते हैं, 32 इंक्लूडिंग 6 इंसीजर और बाइटिंग टीथ। कैटल्स के पास 6 इंसीजर और बाइटिंग टीथ होते हैं और 2 कैनाइन इन द फ्रंट ऑफ ऑन द बॉटम ऑफ जा। कैटल हैव 6 प्रीमोलर और 6 मोलर। तो अब ये बता रहा है कि इसके पास कितने कितने इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर होते हैं। इंसीजर जो होते हैं वो 6 होते हैं, कैनाइन जो होते हैं 2 होते हैं, 6 प्रीमोलर होते हैं और 6 ही मोलर होते हैं। टॉप एंड बॉटम जॉ फॉर अ टोटल 24 मोलर्स होते हैं इसके पास। द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन कैटल, गॉट एंड शीप इज 32। ये ध्यान रखना है हमें कि टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ कैटल, गॉट एंड शीप क्या रहेगा बच्चों, ये चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ। ये 2 का मतलब क्या होता है, ये हाफ लेते हैं इस तरफ का पूरा, ऊपर और नीचे का दोनों हाफ। ये उसको मल्टीप्लाई 2 कर दो तो इधर वाला भी आ जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा आई। ऊपर पहले ये टेम्पररी टीथ की बात कर रहे हैं कि ऊपर वाले नहीं होते हैं, नीचे के 4 रहते हैं, कैनाइन होते ही नहीं है, प्रीमोलर मोलर 3 होते हैं, मोलर 0। अब यदि मैं परमानेंट टीथ की बात करूँ इनके, तो परमानेंट टीथ में ऊपर 0 नीचे 4, कैनाइन नहीं है, ठीक है। फिर प्रीमोलर जो है 2 and 3 होते हैं, and 2, 3, तो टोटल कितने हो गए, 32 हो गए। टू कैनाइन होते हैं। ये परमानेंट टीथ हो गए। देन डेंटल फार्मूला ऑफ कैमल का देखूँ तो कैमल में इंसीजर 1 और 1/3, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 3/2 और मोलर इनमें होते ही नहीं है। टेम्पररी टीथ की बात कर रही हूँ बच्चों में। परमानेंट टीथ में क्या होता है, 1/3, 1/1, 3/2 और 3 और 3, ठीक है। ये परमानेंट हो गए। ऐसे पिग के दे रखे हैं, पिग में भी इंसीजर 3 ऊपर 3 नीचे, कैनाइन 1 और 1, प्रीमोलर 4 और 4 और मोलर जो होते हैं 3 और 3 होते हैं। तो ये तो हो गया इसका डेंटल यानी टीथ के अकॉर्डिंग कैसे एज का डिटर्मिनेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है टेल ब्रश मेथड। द ब्रश ऑफ द टेल इज ओनली यूजफुल एज अ गाइड व्हेन असेसिंग स्मॉल स्टंटेड और यंग कैटल्स। यंग कैटल्स में क्या होती है, स्मॉल होती है, स्टंटेड होती है। ब्रश दैट इज अबाउट फैटलॉक लेंथ और लॉन्गर इज एन इंडिकेशन दैट द बीस्ट इज 12 मंथ ओल्ड एंड ओल्डर। 12 मंथ का हो जाता है तो थोड़े से वो और लेंथ उसकी बढ़ जाती है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कैटल विच हैव बीन बैंग टेल्ड। जिनकी बैंग टेल्ड होती है उसमें हम ये मेथड काम में नहीं ले सकते। अदर मेथड कैटल इज इन अ केयर
कैटल एज इन अ कार केस इज डिटरमाइंड बाय द चेकिंग द फिजियोलॉजिकल स्केलेटन मैच्योरिटी। स्केलेटन मैच्योरिटी को देखते हुए भी हम इसको डिटरमाइन करते हैं ऑफ द टिप्स एंड बुटन्स ऑफ द thoracic vertebra. The size and shape of rib bones are important consideration as well as the color and texture of the fleshes. Fleshes का जो color and texture होता है skeleton का बता रहा है, उनके buttons जो होते हैं thoracic vertebrae के, उस according देख रहे हैं हम. The use of number, branding, tattoos and ear tag with number or different color are good method of आइडेंटिफाइंग द एज ऑफ द कैटल इफ़ दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हम उसके सामने से देख के फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू उनको देख पाते हैं, उनकी हॉर्न की रिंग को काउंट करके देख पाते हैं, टीथ के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं हम, टेल ड्रेस के अकॉर्डिंग हम समझ पा रहे हैं, और उसके अलावा जो उसका स्केलेटन होता है, उनका जो फ्लैश का कलर होता है, उसके अलावा उनके ऊपर जो टैटू बने हुए होते हैं, टैग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उसकी एज को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ एज का कंप्लीट। अब ये हम ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ वेट। वेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ रेट, कैलकुलेटिंग ऑफ ड्रग डोजेज, डिसीजन ऑन द टाइम ऑफ ब्रीडिंग एंड प्री स्लॉटर्ड असेसमेंट ऑफ मीट अवेलेबिलिटी आर सम ऑफ द कॉमन रीजन फॉर वेट असेसमेंट। वेट असेसमेंट के क्या क्या ना मेथड हो रहे हैं कि जो हम उनको ड्रग डोज दे रहे हैं, ब्रीडिंग टाइमिंग उनके क्या रहते हैं, प्री स्लॉटर असेसमेंट जो होता है ऑफ मीट अवेलेबिलिटी आर सम ऑफ द कॉमन रीजन ऑफ वेट असेसमेंट। द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू मेजर द बॉडी वेट इन एनिमल। वेट वेइंग मशीन के थ्रू, सिंपल है ये तो, दिस इज द वेल एक्यूरेट मेथड ऑफ वेट मैनेजमेंट। द एनिमल शुड बी केप्ट स्टार फॉर, उसको भूखा रखा जाता है 16 to 20 आवर्स वाइल टेकिंग द वेट। फिर आता है स्कैफर्स फार्मूला, असेसमेंट ऑफ बॉडी वेट इन लाइफ स्टॉक फॉर द मेजरमेंट ऑफ बॉडी लेंथ एंड ग्रेथ इज द कॉमन प्रैक्टिस एंड मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक बाय वेटनरी प्रैक्टिनर्स। बॉडी वेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बॉडी वेट को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? W इक्वल टू लेंथ इंटू गिर्थ का होल स्क्वायर। बॉडी वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इक्वल टू लेंथ इंटू गिर्थ का होल स्क्वायर बता रहा है ये। वेयर L इज द लेंथ इन इंचेज फॉर पॉइंट ऑफ शोल्डर टू पॉइंट ऑफ बुटक्स। पिन बोन्स जो होती हैं, G इज द चेस्ट ग्रिड एंड डायमीटर जस्ट बिहाइंड द पॉइंट ऑफ द एल्बो टेकन इन इंच। क्लियर? G तो यहाँ पे इसकी हो गई, ग्रिथ हो गई, और डायमीटर हो गया, और लेंथ हो गई। फिर आते हैं, ये तो हो गया आपका कौन सा वेट का एक मेथड है ये हमने देखा स्कैफर्स फार्मूला W इक्वल टू L इंटू जी का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं अग्रवाल फार्मूला क्या है? मेजर द बॉडी वेट इन सर कॉमन इन द रूरल एरिया। LAG ये बता रहा है वेयर यूज A एज अ व्हेन ग्रेथ इज बिलो 65 इंच डिवाइड बाय द 9, व्हेन ग्रेथ इज बिटवीन 65 to 80 इंच डिवाइड बाय द 8.5, व्हेन ग्रेथ इज अबव 80 इंच डिवाइड बाय द 8। द वेट इज गिवन इन सैरीज, 1 सैरी इज द 0.933 kg और 2 पाउंड होता है यहाँ पे। तो L मल्टीप्लाई G का होल स्क्वायर 880 हो जाता है यहाँ पे, डिवाइड बाय 880। इसने कहा है इसका डिवीजन करना है हमें 880 से। सेम वहाँ पे था और यहाँ पे भी, वहाँ पे 300 और 200 था, यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं हम 880 से। व्हेन लेंथ इज मोर देन 64 इंच एंड डिवाइड बाय द 800 व्हेन लेंथ इज लेस देन 64 इंच। क्लियर? तो ये हो गया आपका वेट डिटर्मिनेशन। तो आज मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया कि कैसे हम उसकी केयरिंग किस तरह से स्टार्ट करते हैं, पहले उनका सिलेक्शन करते हैं, एज डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं और वेट डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी मार्किंग करनी होती है, मार्किंग फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में उसकी मार्किंग हम कैसे करेंगे। ठीक?